ये जरा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। वापसी के दौरान सबसे अहम और क्रूशियल टास्क क्या होने वाला है? सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण, लौटते वक्त स्पेस कैप्सूल की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। ये जो स्पेस कैप्सूल है, इसको तेजी से एक जगह, एक स्टेज पर्टिकुलर ऐसी होती है जब ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। वापसी के दौरान यहां इसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर तक एक स्टेज में पहुंच जाती है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे, अंदाजा लगाइए, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार का पहुंच जाना। लैंडिंग से पहले कैप्सूल पर हाई टेम्परेचर, हैवी प्रेशर की चुनौती होती है। कैप्सूल को उसकी हीट शील्ड हाई टेम्परेचर से बचाती है। स्पेस कैप्सूल के आसपास बेहद हाई टेम्परेचर होता है और स्पेस कैप्सूल के चारों तरफ प्लाज्मा स्टेज एक वो स्टेज होती है जो हाई टेम्परेचर के बाद कोई एक मैटर अटेन करता है, वो सर बताएंगे आपको। स्पेस कैप्सूल का संपर्क अर्थ स्टेशन से इस दौरान कट जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें इतनी ज्यादा होती हैं वहां कि वो सब तहस नहस कर देती हैं जितनी भी तरह का कम्युनिकेशन का एपरेटस को आने वाली जो तरंगें होती हैं उनको। और यही पल वापसी की प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा होता है। रफ्तार घटाने के लिए स्पेसशिप का पैराशूट ऑन किया जाता है। 2 स्टेजेस में पैराशूट ऑन किए जाते हैं। पहले स्टेबलाइजिंग पैराशूट जो हैं वो खोलते हैं, पहली बार 2 और फिर 4 पैराशूट जो हैं वो एक्टिव होते हैं। पैराशूट की मदद से स्पेस कैप्सूल की रफ्तार कम होती है और आखिर में इसकी लैंडिंग होती है। तो वो जो स्टेज है, वो पर्टिकुलर स्टेज सर, उसको किस नाम से जानते हैं और वो कितनी देर का वक्फा होता है उसको? वो देखिए क्या है कि जब सर, दिस इज योर कैमरा प्लीज, कैप्सूल जो है ना, जब पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, right. वो स्टेज सबसे ज्यादा क्रूशियल है। ये जो लैंडिंग जो होती है, जो स्प्लैश डाउन जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि आप स्पेस में थे तो इतनी स्पीड से घूम रहे थे जो आपने बताया, और अब आप जब अर्थ की ग्रेविटी में आ गए, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ गए, वायुमंडल में आ गए, तो सडनली वायुमंडल में जब आते हैं तो घर्षण पैदा होता है और वही टेम्परेचर जो है वो 2000 तक जा सकता है। तो इस केस में, और ये स्थिति 4 मिनट तक रहती है। आप ये देखिए कि जो टेम्परेचर है वो एक पूरा प्लाज्मा की शील्ड जो है, वो प्लाज्मा की मतलब वो होता है कि जो मैटर की जो चौथी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, चौथी जो होती है वो गैस और लिक्विड के बीच में होती है। उसका एग्जाम्पल जो सबसे हमारे घर के आसपास मिलता है, मोमबत्ती की जो लौ है वो प्लाज्मा स्टेट होती है। अच्छा, हाँ, अच्छा। अगर उसको देखें तो उसकी परछाई नहीं बनती है, ये उसका टेस्ट है। तो वो प्लाज्मा स्टेट आ जाता है और इतना टेम्परेचर है तो आपको, जो आपके यात्री हैं उनको बचाना है। तो पहली बात आप ये कह रहे हैं कि सर आग को ही ये समझ लीजिए कि प्लाज्मा स्टेट है। हाँ, कि अगर लॉ उसकी प्लाज्मा स्टेट है तो उतने टेम्परेचर वाला जो मैटर का स्टेज है वो प्लाज्मा स्टेज है। और उस केस में जो शील्ड है, आप वो उसमें जो मटेरियल है वो उसी चीज से उसको बचाती है जी। आपको उस कैप्सूल को एक पर्टिकुलर एंगल पे एंटर कराना है कि वो जो आपका जो टेम्परेचर है, कल्पना चावला के वापस लौटते समय जो हादसा हुआ था सर, हाँ, वो उसी शीट में एक गड़बड़ी, वो कहते हैं कि वहीं पर लगी हुई एक टाइल जो है उसमें गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। वो एक अलग वो था एक्चुअली, वो शटल था। हाँ। वो शटल था, वो जहाज की तरह जाता है, मतलब रॉकेट की तरह जाता है और एंटर करता है जहाज की तरह। लेकिन हाँ, उसमें ये जरूर था कि एक शील्ड जाते हुए ही गिर गई थी, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। मतलब जो सेफ्टी पैरामीटर है, आपने देखा होगा कि जब ये लोग कैप्सूल में घुसे हैं उसके 2 घंटे बाद से जाके अनडॉकिंग शुरू हुई है, क्योंकि पूरा सेफ्टी मेजर जो है उसका फिर एक चेक किया जाता है। तो जो आपके सिक्योरिटी चेक्स है बहुत हाई लेवल के होते हैं, जो वहां पे एक ह्यूमन, मैं तो कहूंगा एरर या कहें कि इग्नोरेंस था, जो जिसकी वजह से कल्पना चावला वाला इंसिडेंट तो उस एक मामले में एक ह्यूमन एरर था। एक जगह एक गुंजाइश दिखाई दे रही थी, उसको इग्नोर किया गया और वही गुंजाइश, वही इग्नोर किया जाना एक बड़े हादसे का सबब बन गया। लेकिन यहां पर हर एक बात का ख्याल रखा जा रहा है। एक चेकलिस्ट है और हर एक चेकलिस्ट में हर जगह हर एक बॉक्स को चेक किया जा रहा है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई गुंजाइश ना रह जाए। आपको यह भी बता देता हूं कि सकुशल एक बार वापसी यहां हो जाती है तो फिर क्या क्या होगा। 7 दिनों तक रिहेबिलिटेट किए जाने की प्रक्रिया चलती है। यह नहीं होता कि आप वहां से आए और अचानक आपने रोजमर्रा की तरह यहां जैसे हम आप जीवन जी रहे हैं वैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां खास तरह की कंडीशन के लिए शरीर अभ्यस्त हो जाता है। और यहां जब ग्रेविटी में फिर से शरीर आता है, क्योंकि वहां तो गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल यहां है,
तो यहां गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के लिए शरीर फिर से अभ्यस्त हो सके, इसके लिए 7 दिन की पुनर्वास प्रक्रिया चलेगी। फ्लाइट सर्जन टीम की जांच करेंगे, ग्रेविटी के हिसाब से एडजस्टमेंट किए जाएंगे, शरीर को यहां के मुताबिक ढाला जाएगा। स्पेस में रहने से मांसपेशियों पर असर पड़ता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आप स्विमिंग पूल में हैं कुछ देर के लिए फर्ज कीजिए, और वहां आप चल रहे हैं, चलने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद आप स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, तो अचानक आपको लगता है जैसे स्थितियां बदल गई। ये मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि वहां तो ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है। वहां तो बिल्कुल जब आप चलेंगे तो ये चलने वाली स्थिति ही नहीं, वहां तो आप फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचती नहीं है। और यहां ग्रेविटी में आने के बाद आपकी मांसपेशियों को रीएडजस्ट करना पड़ता है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि और इसका कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज पर आपका दिल जो है वो सर्टेन कंडीशंस में धड़क रहा है, उस दिल पर भी ये ग्रेविटेशनल पुल लागू है। वो जो दिल आपका शरीर में ब्लड पंप कर रहा है वो इन परिस्थितियों में कर रहा है। और एक बार फिर से जब वहां से वापस आते हैं, नो ग्रेविटी से यहां ग्रेविटी वाली कंडीशंस में आते हैं, तो एक्टिविटीज पर असर पड़ता है। इसलिए एक्लेमेटाइज किया जाना धरती के हिसाब से बड़ा जरूरी है। 7 दिनों की यह प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है। सुनीता विलियम्स इसके पहले हमने, आपको याद हो अगर, टाइम्स नाउ नवभारत ने एक खास कवरेज में आपको ये बताया था, बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स जब लौटे थे तो हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है, कैसे अनडॉक होता है, कैसे वहां से यात्रा होती है धरती की तरफ, और धरती में आने के बाद फिर आगे क्या क्या होता है। एक्चुअली आज उसी चीज का रेपिटेशन है, लेकिन आज हमारे लिए मायने बहुत अलग हैं। वापसी के बाद किस किस प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं गगनवीर, वो पुनर्वास के शुरुआती चरण में क्या होता है, एम्बुलेशन यानी वॉकिंग, बगैर किसी सहारे के चलना फिरना सिखाया जाता है। अब ये देखिए आप, ये आपको लगेगा बड़ा अजीब सा कि ऐसा कैसे होता होगा। वहां से सर ये बहुत सारे लोगों के लिए कल्पना ही होगी, क्योंकि उन कंडीशंस को आप बता नहीं सकते एज इट इज कि वहां किन कंडीशन में आदमी। नहीं, बड़ा सिंपल है। आप ये देखिए कि आप जब धरती पे खड़े होते हैं, एक फोर्स काम कर रहा है और आपका जो बॉडी का जो विकास हुआ है, क्योंकि धरती पे हुआ है, तो आपका दिल धड़क रहा है, उसमें आप देखिए कि जो आपके दिमाग में जो ब्लड जा रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, लेकिन जो नीचे की तरफ आ रहा है, पैरों की तरफ जा रहा है, वो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। तो ऊपर जाने में ज्यादा फोर्स लग रहा है, नीचे जाने में कम लग रहा है। लेकिन स्पेस में ये फैक्टर ही नहीं है, आपकी जो खड़े होने की स्थिति नहीं है, आप हर टाइम जो है एक अलग स्टेज में है। तो ना ब्लड नीचे जाने के लिए जो मैकेनिज्म है बॉडी की वो काम में आ रही है, ना ब्रेन में आ रही है। तो एक्स्ट्रा देखिए कि आपको जब बिलो द ग्रेविटी जा रहा है, यहाँ पे उसको वो काम करने में दिक्कत आ रही है। वैसा सर जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं, हाँ, तो कहते हैं ये हवा की तरफ या हवा के अगेंस्ट। हाँ, अगर हवा आपको पीछे की तरफ से धक्का मार रही है मान लीजिए, हाँ, तो आपका साइकिल चलाना आसान हो जाता है। अगर अगेंस्ट द विंड चलाते हैं तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। अब ब्लड यहाँ पंप करता है। आप जो कह रहे हैं अगर उस सिर की तरफ जा रहा है, हाँ, तो ग्रेविटी को नेगेट करके जा रहा है। ग्रेविटी को एक तरीके से ऑर्डिनरी कंडीशन में, वहां पे नहीं है, हाँ, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो आपका ज्यादा हो सकता है, तो ब्रेन की दिक्कत हो सकती है, जो बिल्कुल ब्रेन स्ट्रोक और इस तरह की स्थितियां हो सकती है, वो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो स्वेल हो जाती है। राइट। दूसरा उल्टा है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है, बिल्कुल, तो यहाँ पे भी वो काम नहीं कर रहा। तो ये मसल्स को जो डीजनरेट या वीक होने की बात है, जो आप रिहेबिलिटेशन में होगा या जो चलाया जाएगा, क्योंकि आपके मसल ने वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना छोड़ दिया इतने दिनों तक, तो उसको दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि ये 18 दिन का तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। सुनीता विलियम का अगर हम एग्जाम्पल लें, और जो पेगी जो है उनका तो बहुत सबसे लंबा एक्सपीरियंस है वहां पे स्पेस में रहने का। तो ये क्योंकि बट वो सब तो इन सबको लीड कर रही थी ना, हाँ, लीड कर रही थी वो ऐसे, वो मतलब शी वाज देयर एज ए गाइड। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक प्राइवेट मिशन था। और आप देखिए कि आप जब पेड मिशन था, एक तरीके से पेड ट्रैवल था, तो उस केस में एक गाइड चाहिए था। तो जो सबसे एक्सपीरियंस यूएसए में जो कहें कि जो था बंदा, या कहें कि वो लेके गए, उन्होंने काम किया। और हालांकि जो सारा सिस्टम है वो ऑटोमेटेड होता है, वहां पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपके साथ एक एक्सपीरियंस आदमी है, तो जो भी कुछ इस तरह की इवेंचुअलिटी या जो बाकी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम या वो इश्यू, उसमें गाइड करने के लिए वो एक आपको एक ऐसा, राइट, आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और आपके लिए वहां मेंटोर और गाइड का काम कर सकता है। सुनीता, अब आप कह रही थी कि यंग जनरेशन के एस्पिरेशंस के लिए एक बड़ा माइलस्टोन वाला लम्हा है ये,
कि हम भी कर सकते हैं। ये लोगों ने देखा कि जब महेंद्र सिंह धोनी एकदम निहायत समझ लीजिए कस्बे वाली पृष्ठभूमि से आके और छा गए थे क्रिकेट में, तो लोगों ने कहा कि अब छोटे कस्बे के लोगों को भी ये एहसास हो गया है कि हम भी जाकर उस अरीना में काम कर सकते हैं। और यही काम यहाँ एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाने के एम्बिशंस के मामले में शुभांशु की यात्रा, आप ये कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। आप मेहनत देखिए ना, सिर्फ ड्रीम नहीं किया, सिर्फ सपना नहीं देखा, उसके ऊपर निरंतर अभ्यास किया, कार्य किया। अब देखिए भारत में इतने लगभग लाखों पायलटों ने इसका एग्जाम दिया था, जिसमें से 25 सेलेक्ट हुए। उस 25 की उन्होंने फिर निरंतर मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से उनको अलग अलग कसौटियों पे परखा गया। उन्हें कभी कभी एक्सट्रीम अकेले एक कमरे में रखा गया, उनके ऊपर मानसिक तनाव डाला, उन्हें एक छोटे सी जगह में रखा गया ताकि उनकी अलग अलग चरणों की ट्रेनिंग हुई। उन सभी चरणों के बीच में उन्होंने अपनी स्थिरता, ठीक है, और अपने पुराने एक्सपीरियंस, अपनी एयरफोर्स की जो एक मैं मानती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स के दौरान, उसका कुशल हमें प्रमाण देते हुए उन्होंने जो लगातार ट्रेनिंग करी, उसको भी तो देखा जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि वो छोटे गांव से आते हैं, ये भी देखा जाएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। हमारी आज की यंग जनरेशन को ये मेहनत वाला जो बात है, इसे सीखने की जरूरत है उनसे, कि कैसे निरंतरता से अनेकों लोगों ने प्रयास किए। ऑल्दो हमारा सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट इस बार इस मिशन के लिए चयन हुआ, पर हमारे 4 एस्ट्रोनॉट रशिया में उनकी ट्रेनिंग हुई, वहां के लोगों के साथ उनका मेलजोल हुआ, तो उनका भी नाम बहुत बड़ा हुआ है। और आने वाले आज के टाइम पे मैं मानती हूँ, हम मान रहे हैं कि अगले साल हम गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे, तो ये तो मैं मान रही हूँ कि पहली सीढ़ी है आने वाली जनरेशन को